अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असनाफ़े अदब की। तो जिसे उर्दू हिंदी में साहित्यिक विधाएं कहते हैं। तो ये आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है 7 नंबरों के लिए। अगर आप 2024 का उर्दू का सिलेबस देखेंगे यूपी बोर्ड का, तो उसमें आप पाएंगे कि असनाफ़े अदब के लिए 7 नंबर बताए गए हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहीं से बनाए गए थे। तो आज हम जानेंगे कि असनाफ़े अदब, जिसके अंदर नावल, इंशाइया, अफसाना, खाका, गज़ल, नज़्म, कसीदा, मरसिया, तो ये सब हैं क्या और इनकी शुरुआत किस सदी में हुई। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि सबसे पहला नावल किसने लिखा और वो नावल कौन सा था। इसी तरह अफसाना हुआ या गज़ल हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें जानने वाले हैं, आप वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नावल की। तो नावल क्या होता है या नावल किसे कहते हैं। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है या किस लैंग्वेज का है ये नावल, तो ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं NOVEL। ये हुआ नावल। नावल जिसके माने नए के हैं, यानी इस नावल के माने क्या होता है, नए के हैं। और अंग्रेज़ी में किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसका अंदाज़ पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। यानी जिस तरह दास्तान होती थी, दास्तान में क्या होता था कि किस्से कहानी ऐसे होते थे जो जादू वाले हों या परियों की कहानी हो, यानी जो रियल लाइफ में ना होती हों, उस चीज़ों को बयान किया जाता था दास्तान में। तो जो नावल होता है ये रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, यानी जो ज़िंदगी में गुजरती है, मुआशरती हमारे समाज में जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें बयान किया जाता है नावल के अंदर। नावल उस नस्री सिनफ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। नावल का फ़न दरअसल मुआशरती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। नावल नवीस अपने फ़िक्र व ख़याल से एक नई हकीकत को खल्क करता है जो दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से माखूज़ होती है। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में प्लाट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नज़रियाए हयात पर बलखुसूस ज़ोर दिया जाता है। इन अज्ज़ा में मंजर निगारी को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा थोड़ा और लिखिए कि नावल के किरदार दास्तानों के मुकाबले में पेचीदा और आम जिंदगी से करीब होते हैं। इसी तरह नावल की ज़बान भी आम तौर पर लच्छेदार परतकल्लुफ़ नहीं होती। हर अच्छे नावल से ज़िंदगी के बारे में लिखने वाले के रवैये का इजहार होता है। उर्दू नावल का आगाज़ 19वीं सदी में अलीगढ़ तहरीक से हुआ था। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इम्पॉर्टेंट लगाइए और इसको ज़रूर याद रखिए कि उर्दू का पहला नावल क्या है। आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो उसका नाम है मिरातुल उरूस, जिसमें
जिसे 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने तहरीर फरमाई। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। तो आप बताइए कि डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। जिन्होंने सबसे पहला कौन सा नावल लिखा, तो वो था मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस में औरतों की तालीम के ऊपर इन्होंने बात की थी 1869 में। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ 1869, और बता रही हूँ साथ में इसके ये भी कि ये 19वीं सदी में हुआ है इसका आगाज़, नावल का आगाज़। तो ये क्यों, तो यहाँ पर एक चीज़ आप और अच्छे से समझ लीजिए, सदी निकालना। तो हम सदी कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा जो भी सन दिया हुआ है तो उसको आप देखिए, यहाँ पर जैसे 1869 दिया हुआ है तो हम ये समझते हैं कि 1801, अब 1800 अगर होगा तो ये 18वीं सदी होगा, लेकिन अगर एक लग गया यहाँ पर 1801, या फिर 1899, यहाँ पर 99 अगर एक और जुड़ जाएगा तो ये 19वीं सदी हो जाएगा, लेकिन ये 1899 तक। तो यानी इन दोनों के दरमियान जितने भी वर्ड आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सब हमारे 19वीं सदी में होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें ये लास्ट के 2 डिजिट से हमें मतलब नहीं, बल्कि शुरुआत का 2 जो डिजिट होता है इसके अंदर हम एक को जोड़ देते हैं, बस हमारा सदी निकल आता है। तो ये हमारा इस तरह 19वीं सदी बन जाएगा। अब ये 18 है, अब यहाँ आप लास्ट का नहीं बल्कि 18 में एक जोड़िए तो क्या बनेगा 19, तो ये 19वीं सदी है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि 1801 अगर एक लगा है तो ये 19वीं सदी की बात हो रही है, और 1899 है तब भी ये 19वीं सदी की बात हो रही है। तो इस तरह आप सदी निकाल पाएंगे, क्योंकि सदी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि मिरातुल उरूस कब लिखी गई 1869, और आपके ऑप्शन में 18वीं सदी और 19वीं सदी है, तो आप गलती से 18वीं सदी ना लगाइए, बल्कि ये 19वीं सदी की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मशहूर नावल निगार की, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 नावल निगार या 5 अफसाना निगार के नाम बताइए। तो आप कुछ मशहूर नावल निगार को याद रखिए। तो नावल निगार में डिप्टी नज़ीर अहमद तो आते ही हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने उर्दू में नावल लिखने की शुरुआत की थी। लेकिन इनके अलावा इनके साथ साथ और भी हैं जो मशहूर हुए हैं नावल लिखने में। वो कौन कौन से हैं, तो इनके अलावा हैं अब्दुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ। ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं। इनका एक बहुत ही फेमस नावल है जिसका नाम उमराव जान अदा है। क्या है, उमराव जान अदा। तो उमराव जान अदा किसने लिखा, तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ ने लिखा। वो तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा, वो तो कसीदा गो शायर हैं, वो नहीं, बल्कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ हैं। इन्होंने उमराव जान अदा लिखा है और ये नावल निगार हैं। प्रेमचंद और कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत मशहूर नावल निगार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंशाइया की। इंशाइया क्या होता है, इंशाइया का लफ्ज़ इंशा से बना है, जिसके माने बात से बात पैदा करना, आरास्ता करना और इबारत को सजाना वगैरह के हैं। वो गैर रस्मी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ अपनी ज़ात के हवाले से मुज़ाहिर कुदरत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को शख्सी ज़ाविये से देखते हुए उन सब को हल्के फुल्के अंदाज में बयान करे, उसे इंशाइया कहा जाता है। उर्दू में इंशाइया अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एस्से से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो एस्से से, जिसके माने सही व कोशिश के हैं। जिस नसरी मजमून में फसाहत, ताजगी, रंगीनी और जज्बातियत का इजहार हो उसे इंशाइया कहते हैं। इसके बाद आगे लिखिए कि इंशाइया अदब की एक ख़ास सिनफ का नाम है। दास्तान, नावल, हकायात और अफसाना की तरह इंशाइया भी एक अलग सिनफ अदब है। इंशाइया में बाज ऐसे पहलू होते हैं जिनका हर मजमून या किसी दूसरी सिनफ अदब में पाया जाना मुश्किल है। इंशाइया किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। मिज़ाह इंशाइया का जौहर होता है और इसकी दिलकशी मुसन्निफ़ की आज़ाद ख़याली और बात से बात पैदा करने की सलाहियत में पोशीदा होती है, यानी छुपी हुई होती है। उर्दू में इंशाइया की शुरुआत मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली के हाथों हुई। अब यहाँ पर आप
ये इम्पॉर्टेंट है कि इंशाइया, जो उर्दू में इंशाइया है, यानी इंग्लिश में तो इसको इससे कहते हैं, तो ये उर्दू में क्या कहेंगे, इसका नाम बदल देंगे, तो उर्दू में इसको इंशाइया कहेंगे, लेकिन इसका माने वही इससे वाला ही लिया जाएगा। तो उर्दू में इंशाइया की जो शुरुआत है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की थी। बाद में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, ख्वाजा हसन निज़ामी, पतरस बुखारी और रशीद अहमद सिद्दीकी ने इंशाइया को मज़ीद तरक्की दी। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंशाइया निगार के नाम बताइए, 5 इंशाइया निगार, तो आप समझ गए कि कौन कौन से हैं। इसके बाद अगला है अफसाना। अफसाना नावल की तरह अफसाना भी अंग्रेज़ी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है। ज़माने की तेज़ रफ्तारी में कारी का साथ न दास्तान दे पाई न नावल, इसीलिए एक नई सिनफ नस्र वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मुख्तसर अफसाना पर मुख्तसर नोट लिखिए, क्योंकि ये ऐसे ही पूछते हैं कि मुख्तसर अफसाना पर मुख्तसर नोट लिखिए, यानी आपसे यही पूछा जा रहा है कि अफसाना किसे कहते हैं, तो इसका नाम जो है, इसे पहले मुख्तसर अफसाना कहा जाता था, जिसको बाद में सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा है। तो आप मुख्तसर अफसाना हो या अफसाना हो, आप इसे ही लिख सकते हैं। मुख्तसर अफसाने में अफसाना निगार ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह नुमाया करता है जिससे पूरी ज़िंदगी की तस्वीर उभर आती है। हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नसरी सिनफ है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई एक अहम दिलचस्प पहलू या कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, यानी शुरुआत हो, फिर उसके बाद इर्तिक़ा हो और ख़ात्मा हो, ये तीनों चीज़ पाई जाती हों, और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा भी करे। इसके बाद आगे लिखिए कि अफसाना की ये भी तारीफ़ की गई है कि कोई ऐसा बयान जो अपनी जगह मुकम्मल हो और एक ही नशस्त में पढ़ा जा सके, यानी एक ही बैठाव में आप उसको पढ़ लें। अफसाने में एक या एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं उर्दू का पहला तबे-ज़ाद अफसाना। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि उर्दू का पहला तबे-ज़ाद अफसाना किसने लिखा और वो कौन सा है, तो आप बताइए कि वो नसीर और खतीजा है, जिसको राशिदुल खैरी ने 1903 में लिखा था। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि ये किस सदी की बात हो रही है, तो आप क्या बताएंगे? आप बड़े आराम से यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो 1903। अब यहाँ पर लास्ट के डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम आगे यहाँ पर एक के नीचे क्या लगाएंगे, प्लस का निशान, उसके बाद 9 के बाद 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें सदी निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ना होता है, लेकिन वो कहाँ जोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 19 में 1 अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 20। तो ये किस सदी की बात हो रही है, तो ये 20वीं सदी की बात हो रही है। तो जो अफसाना है ये 20वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ। उर्दू में जो सबसे पहले अफसाना लिखा था उर्दू में, तबे-ज़ाद अफसाना, यहाँ पर लफ्ज़ जो है तबे भी लगा हुआ है, तो तबे-ज़ाद अफसाना जो है ये नसीर और खतीजा है, जिसको राशिदुल खैरी ने 1903 में लिखा था, और ये कुछ लोग मानते हैं। और उर्दू का पहला अफसाना नशा की पहली तरंग है, जिसको सज्जाद हैदर यल्दरम ने 1900 में लिखा था। यानी ये कब लिखा था, तो ये 19वीं सदी में इन्होंने लिखा था। तो ये तबे-ज़ाद अफसाना था और ये पहला अफसाना माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उर्दू का जो पहला अफसाना है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जिसको प्रेमचंद ने 1904 में लिखा था। तो ये अलग अलग मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि नशे की पहली तरंग है, जिसको सज्जाद हैदर यल्दरम ने लिखा था और ये 19वीं सदी में लिखा गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसा कि आपके बुक में जो एहतिशाम हुसैन है, एहतिशाम हुसैन का ये मानना है कि उर्दू में पहला अफसाना जो है इसको लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं और ये 1904 में लिखा था। और उस अफसाने का क्या नाम था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और ये जो अफसाना है तो इनके अफसानवे मजमुए जो है, अफसानवी मजमुआ, तो उसका नाम था सोज़े वतन। तो वहाँ इन्होंने इसको सबसे पहले लिखा था। लेकिन जो सोज़े वतन है उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने नज़रे आतिश कर दिया था, यानी इस अफसाने को जला दिया था, आग के हवाले कर दिया था। अंग्रेज़ों ने पहले जब्त किया, उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया, सोज़े वतन। तो ये प्रेमचंद का ही अफसाना था।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू का पहला अफसाना कौन है, तो आपके पास प्रेमचंद का ऑप्शन होगा, तो आप प्रेमचंद लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सामने ऑप्शन सज्जाद हैदर यिल्दिरम और प्रेमचंद दोनों का दिया जाए, किसी एक का दिया जाएगा। अगर प्रेमचंद होंगे तो फिर वहाँ पर सज्जाद हैदर यिल्दिरम नहीं होंगे, क्योंकि इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। तो अगर सज्जाद हैदर यिल्दिरम है और प्रेमचंद नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पहला अफसाना है उर्दू का, इसको लिखने वाले सज्जाद हैदर यिल्दिरम है, जो 19वीं सदी में लिखा था, ये भी याद रखिए। और ये दोनों अफसाना जो है ये 20वीं सदी में लिखी गई। इसके बाद हम बात करते हैं मशहूर अफसाना निगार के, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिर्फ अफसाना निगार के नाम बताइए, 5 बताइए या कितने बताइए, क्योंकि पिछली बार 5 अफसाना निगारों के नाम ही पूछे गए थे। तो मशहूर जो अफसाना निगार हैं तो उनमें प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यिल्दिरम और राशिदुल खैरी हैं। इसके साथ साथ और कौन से हैं, तो इसके साथ हैं हयातुल्लाह अंसारी, मजनू गोरखपुरी, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र को क्या कहा जाता है, शहंशाह अफसाना कहा जाता है, ये भी याद रखिए। और राजेंद्र सिंह बेदी और कुर्रतुल ऐन हैदर वगैरह बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं। इसके बाद है खाका। खाका अंग्रेजी लफ्ज स्केच का उर्दू तर्जुमा है, तो ये भी अंग्रेजी से ही लिया गया है, स्केच से, जिसका उर्दू में तर्जुमा खाका करते हैं। और खाका का मकसद मुताल्लिका शख्स की ऐसी खुसूसियात बयान करना है जो उसकी शख्सियत की पहचान का मुनफरिद ज़रिया हो। खाका लिखते वक्त खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है, बल्कि उससे मुकम्मल वाक़फियत और क़ुर्बत भी ज़रूरी है। ये पहली मुलाकात या चंद मुलाकातों के तासुरात की बुनियाद पर किसी का खाका लिख देने से खाका निगारी का हक अदा नहीं होता। यानी वो अगर किसी से एक बार मिला हो या चंद मुलाकातें ही की हों, तो उसके बुनियाद पर कोई किसी का खाका स्केच नहीं लिख सकता। स्केच जिस तरह स्केच बनाया जाता है, तो उसी तरह हम खाका, उसी स्केच को ही खाका बोलते हैं। तो हम किसी से 1-2 बार मिलने से उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, तो उसका खाका हम नहीं लिख सकते। खाका निगारी स्वाहयात कहते हैं हालात ज़िंदगी, तो खाका निगारी स्वाहयात से मुख्तलिफ है, यानी इससे बिल्कुल अलग है। इसमें स्वाहयात की तरह वाक़यात तरतीब वार नहीं लिखे जाते। यानी जिस तरह स्वाहयात यानी हयात ज़िंदगी में हम कैसे लिखते हैं, हालात ज़िंदगी जब हम लिखते हैं तो कोई कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कैसा उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, वो सारी चीज़ें हम तरतीब वार लिखते हैं। लेकिन खाका में ऐसा नहीं होता है। हालात व वाक़यात का बयान ज़रूर करना ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पर ज़रूर नहीं होगा, बल्कि बयान करना ज़रूरी भी नहीं है, ये होगा कि वाक़यात का बयान करना ज़रूरी भी नहीं है। खाका निगारी में हालात, वाक़यात शख्सियत को तस्वीर कशी के लिए पस मंज़र फराहम करते हैं। सिर्फ उन्हीं अहम वाक़यात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं। यानी पूरा चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, बल्कि जो पहलू उसके बेहतरीन होते हैं, और सिर्फ बेहतरीन नहीं, कुछ खामियां और कुछ खूबियां, दोनों को हम खाका में लिखते हैं। खाका निगार की किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन उसकी तहरीर से मरऊबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। उसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना नज़र आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियों और खामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने न आ सकेगी, जो खाका निगारी के असल मकसद है। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, इसी तरह खामियों का बयान में नखीर व अहानत या ज़ाती दुश्मनी व अनाद का पहलू नहीं आना चाहिए। यानी अगर हम किसी के खामी को लिख रहे हैं तो ऐसा ना लिखें जो हमारी पर्सनल दुश्मनी है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखें, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि खामियां और खूबियां दोनों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश करें, क्योंकि खामियां और खूबियां हर इंसान में पाई जाती हैं। कोई मुकम्मल खूबियों से भरा हुआ नहीं होता। अगर कोई कुछ चीज़ के अंदर कुछ खामी है तो खूबी भी होगी, और अगर आपको सिर्फ खूबी नज़र आ रही है तो उसमें खामियां भी होंगी। आप देखने का नज़रिया है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या देखना आपको पसंद है। खाका निगार ऐसे अपने मौजू को जिस तरह देखता, समझता और उससे मुतासिर होता है, उसी तरह उसकी तस्वीर
पेश करनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले भी उससे उसी तरह मुतासिर हो सके और उस शख्सियत की मुनफरिद खुसूसियात को पहचान सकें। इसके बाद है गज़ल। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो अभी तक हमने जितने असनाफ़ अदब को देखा उसमें वो सारे के सारे अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ थे, लेकिन गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके कई माने हैं। एक इसके माने हैं महबूब से बातें करना, दूसरा है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के बातें बयान हो सकती हैं। यानी जब शुरुआत में जो गज़ल लिखा जाता था तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ महबूब की बातें होती थी, महबूब से बातें करना होता था या औरतों की या औरतों से बातें करना होता था, लेकिन धीरे धीरे उनमें और भी टॉपिक को ऐड किया गया और भी मज़ामीन उसके अंदर ऐड करते चले गए, उन पर भी हम गज़ल लिखते चले गए। शायद यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़े सिखन है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। इसके बाद है एक शेर, लेकिन इस शेर को मैंने क्यों लिया? इस शेर को इसलिए लिया ताकि ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा पाऊँ कि मिसरा क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, काफ़िया क्या होता है और गज़ल का पहला शेर, गज़ल का आखिरी शेर, ये सारी चीज़ें आप इस मिसाल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मिसरा की। मिसरा क्या होता है? मिसरा का माने दरवाजे का एक पट है। जैसे आप अब कैसे समझे, दरवाजे का एक पट, कोई सा भी पट, जैसे ये शेर है तो इसका एक आप और आसान ज़बान में समझिए कि इस शेर का कोई भी एक लाइन समझ लीजिए, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी, इन दोनों में से एक, यानी एक लाइन अगर है इसको हम मिसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरा। और रदीफ़, इसके बाद आता है रदीफ़। रदीफ़ क्या होता है? तो वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। यानी कौन सा लफ्ज़? जैसे यहाँ पर है और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो ये और भी हैं और यहाँ पर फिर से आया और भी हैं, तो इसको जो बार बार दोहराया जा रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। तो ये क्या हुआ? रदीफ़ हुआ। और ये दोनों लाइन क्या हुआ? शेर बना। तो ये शेर अगर एक लाइन हो, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, कोई सी भी एक लाइन अगर है तो वो मिसरा कहलाएगा। इसके बाद आप रदीफ़ समझ गए क्या हुआ? रदीफ़ जो शेर है उसके आखिर में जो बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे और भी हैं सेम वही अल्फाज आए हैं, तो इसको हम रदीफ़ कहते हैं। इसके बाद आता है काफ़िया। काफ़िया क्या होता है? तो उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफ़िया रदीफ़ से पहले होता है, तो ये हुआ रदीफ़। अब इसके बाद देखिए जहाँ और इम्तिहान, ये दोनों क्या है? हम आवाज़ हैं, यानी हम अगर बोलेंगे तो एक जैसे हैं, लेकिन इसके अल्फाज बदले हुए हैं। जहाँ इम्तिहान मिल तो रहा है पर ये कैसे मिल रहा है? और ये रदीफ़ से पहले भी आता है। तो रदीफ़ तो सबसे लास्ट का शेर होता है जो बार बार एक जैसा चीज़ें एक जैसी लिखी भी हों, बोली भी जाए, यानी सेम अल्फाज हैं, तो वो रदीफ़ हो गया। लेकिन जो उससे पहले, रदीफ़ से पहले जो आता है इसको हम क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। और गज़ल का पहला शेर, अब ये जो शेर है ये अल्लामा इकबाल का है और ये पहला शेर ही है। तो जिसके दोनों मिसरे यानी दोनों लाइनें हम काफ़िया यानी कि यहाँ पर जहाँ और इम्तिहान दोनों आया है, इसको काफ़िया कहते हैं। और हम रदीफ़ हो मुतला कहलाता है। तो अगर ये आपसे पिछली बार पूछा भी गया था कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, ऐसा था, या शायद क्वेश्चन ये था कि मुतला किसे कहते हैं, कुछ ऐसा ही था। तो मुतला इसी को कहते हैं गज़ल का पहला शेर। और गज़ल का पहला शेर के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि वो हम मिसरा, यानी उसका जो दोनों मिसरा, हम मिसरा नहीं बल्कि दोनों मिसरा, क्योंकि मिसरा एक को कहते हैं और दो लाइन शेर होती है, तो दोनों मिसरा क्या हो? हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुतला कहेंगे। और फिर इसके बाद आता है गज़ल का आखिरी शेर।
गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो तखल्लुस क्या होता है पहले ये समझिए। तखल्लुस उसको कहते हैं किसी शायर जो शेर लिख रहा है उसका खुद का अपना छोटा सा नाम, पूरा नाम नहीं होता है तखल्लुस, बल्कि छोटा नाम जो वो अपने शेर में यूज़ करता है, उसी को तखल्लुस बोलते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन इनका तखल्लुस क्या है, तो वो गालिब है। तो जिसके अंदर जैसे शाद अजीमाबादी, तो शाद अजीमाबादी का तखल्लुस जो है शाद है। तो ये जो गज़ल के आखिरी शेर में जब शायर अपना नाम यूज़ करता है तो उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तो जब शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्ता बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जा सके इस बार कि तो मुक्ता किसे कहते हैं। तो ये गज़ल का आखिरी शेर होता है। अब मुतला भी आप समझ गए और मुक्ता भी समझ गए। तो मुतला और मुक्ता के अलावा बाकी अशार फ़िर्द कहलाते हैं। यानी आपको का गज़ल कोई लिखा हुआ है, क्योंकि गज़ल जो होता है वो कम से कम 5 शेर होते हैं उनमें, और ज़्यादा की कोई कैद नहीं, यानी ज़्यादा और ज़्यादा बहुत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 शेर। अब शेर से ये भी याद रखिए कि 5 शेर होंगे तो 10 मिसरे होंगे उसमें। तो इनमें अब पहला हो गया हमारा मुतला, क्योंकि शुरुआत का जो शेर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, गज़ल का पहला शेर को ही हम मुतला बोलते हैं और आखिरी शेर को मुक्ता बोलते हैं। अब इसके बीच जितने भी शेर आएंगे हमारे, उन सब को हम क्या बोलेंगे, फ़िर्द बोलेंगे। इसके बाद आगे समझते हैं कि गज़ल में मुतला अव्वल के बाद अगर दोबारा मुतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला और मतला सानी कहते हैं। यानी जिस तरह पहला शेर आया, अगर उसी तरह उसमें क्या हो, मुतला हो, मुतला कहते हैं हम काफिया और हम रदीफ़ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हुस्न मतला बोलेंगे या ज़ेब मतला या मतला सानी कहेंगे। और गज़ल का सबसे अच्छा शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या हासिल गज़ल कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बैतुल गज़ल किसे कहते हैं। तो गज़ल का सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, या इसके कई नाम हैं, बैतुल गज़ल है, शाह बैत है या हासिल गज़ल है। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कम से कम गज़ल में 5 शेर होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि शेर लिखा हुआ है। अगर शेर ना हो, अगर 5 लाइन होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुहम्मस बोलेंगे। 5 लाइन से अगर कोई नज़्म लिखा जाएगा ये अलग चीज़ है, लेकिन याद रखिए शायद पूछा जाए कि मुहम्मस क्या होता है। तो मुहम्मस की हयात में नज़्म जो लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है, जिनकी नज़्म आपकी किताब में दी गई है रोटी नामा, जो 5 लाइनों पर लिखा गया है। तो 5 लाइन अलग चीज़ है और 5 शेर ये अलग चीज़ है। 5 शेर हो जाएगा यानी वो 10 लाइनों के होंगे। तो गज़ल जो है ये कम से कम कितने लाइन होने चाहिए, 10 लाइन होने चाहिए और 5 शेर होते हैं, और ज़्यादा की कोई कैद नहीं, यानी आप ज़्यादा कितना भी लिख सकते हैं। गज़ल की खुसूसियात में से इख्तिसार व एजाज है। गज़ल के अशआर में मसनवी की तरह ख़यालात का तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गज़ल जो होता है वो क्या होता है, मुकम्मल इकाई होता है हर शेर। यानी एक शेर में गज़ल जो शायर होगा वो अपनी पूरी बात मुकम्मल कर देगा, दूसरी गज़ल में दूसरी बात कही जाएगी, तो ये मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। यानी जिस गज़ल या नज़्म में रदीफ़ और काफ़िया दोनों चीज़ होंगी तो उसको क्या कहेंगे, ज़मीन कहेंगे। तो ये ज़मीन, ये जिस पर हम चलते हैं वो नहीं ज़मीन होती है, बल्कि ये ज़मीन, इसको ज़मीन ही बोलते हैं, जिसके अंदर गज़ल के अंदर रदीफ़ और काफ़िया दोनों पाए जाएँ। इसके बाद एक शेर को हम देखते हैं शाद अजीमाबादी का। अब यहाँ आप बताइए कि सब क्या है। जैसे मैं यहाँ आपसे पूछूं कि इसमें रदीफ़ क्या है, तो तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ इस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, दिले मुज़तर से पूछ ऐ रौनक़े बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। तो यहाँ पर आपसे मैं पूछूं अगर कि इसमें रदीफ़ कौन सा है, तो आप देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ पहले शेर में ही रदीफ़ है। यहाँ पर दूसरा शेर जो है हुस्न मतला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो दूसरा शेर है उसके अंदर हम रदीफ़ या हम काफ़िया नहीं है, क्योंकि यहाँ हर ज़र्रे से आगाह अलग है और ये आया गया हूँ ये अलग है। तो ये क्या होगा, हुस्न मतला नहीं होगा। और जो पहला है ये मतला होगा, क्योंकि मक्ता जो है वो लास्ट का होता है, तो ये मतला है। क्या है?
मतला। आप यहाँ पर फिर से लिखिए और याद करिए कि इस शेर को हम क्या बोलेंगे, ये पहला जो शेर है इसको बोलेंगे मतला। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर रदीफ भी है और हम रदीफ और हम काफिया है। जैसे ये आया गया हूँ, अब यहाँ पर आप देखिए कि गया हूँ, तो ये गया हूँ, यहाँ पर भी गया हूँ, ये दोनों गया हूँ सेम है ना, तो ये क्या हुआ, हम रदीफ हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गया हूँ को हम बोलेंगे रदीफ। क्या बोलेंगे? रदीफ। इसके बाद आप बताइए कि इसमें काफिया क्या हुआ। तो रदीफ से जो पहले आता है, यानी इस रदीफ गया हूँ से पहले जो आया है उलझाया, बहलाया, ये एक ही आवाज़ तो एक जैसे हैं, पर इनके जो लिखा जो गया है माने जो हैं वो अलग हैं। उलझाया गया हूँ और बहलाया गया हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे काफिया। क्या बोलेंगे? काफिया। याद रखिए, ये हो गया आपका काफिया। तो ये रदीफ और काफिया, ये हम रदीफ और हम काफिया है इसी वजह से, और गज़ल का पहला शेर भी है, इसी वजह से हम इसको मतला बोलेंगे। तो दूसरा ये हुस्न मतला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही रदीफ हम रदीफ है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, और ना ही काफिया इसमें पाया गया है, हम काफिया भी ये नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी इन्हीं के शेर को, पूरा शेर हमने इसमें लिखा है कि न था मैं मुअत्तक़िद एजाज़ में का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो ये शाद अजीमाबादी ने अपना नाम यूज़ किया है, यहाँ पर इसको तखल्लुस बोलते हैं, तो यहाँ पर इनका नाम है। तो ये क्या कहलाएगा, इस शेर को हम क्या बोलेंगे, मुक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुक्ता बोलेंगे। तो आप समझ गए, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि मुतला और मुक्ता क्या होता है, रदीफ और काफिया क्या होता है। इसके बाद आता है नज़्म। तो नज़्म क्या होता है? नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी जिस तरह गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ था उसी तरह नज़्म भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके माने हैं लड़ी में मोती पिरोना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि नज़्म का लग़वी माने क्या है। तो नज़्म के लग़वी माने होते हैं लड़ी में मोती पिरोना। इसके दूसरे माने हैं इंतज़ाम, तरतीब और आराइश भी हैं। ये मिजाजी माने हैं और पहले माने से बरामद हुए हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी नस्र का उल्टा होता है। नस्र क्या होता है? नस्र कहते हैं गद्यांश को, यानी जो कहानियाँ के टाइप में लिखा जाता है। जैसे ये पीपीटी आप देख पा रहे हैं, ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी नस्र के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो जो नस्र ना हो तो वो नज़्म होती हैं, यानी हर वो कलाम जो नस्र यानी गद ना हो वो नज़्म है। नज़्म का दूसरा मफ़हूम मखसूस व महदूद है। इसके मुताबिक नज़्म शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। नज़्म की खुसूसियात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा, यानी गज़ल जो है वो अलग होता है, वो मुख्तलिफ होता है, तो गज़ल के अलावा जितनी भी असनाफ़ शायरी हैं वो सब नज़्म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी चंद अलग अलग खुसूसियात के बिना पर कुछ असनाफ़ जैसे कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता वगैरह के नाम मुतय्यन हो गए हैं। यानी ये सारे भी नज़्म के ही एक टाइप्स हैं, यानी नज़्म की ही किस्में हैं, लेकिन ये अपनी चंद खुसूसियात के बिना पर हम इनको इन नामों से जानते हैं। जैसे कसीदा हुआ, मरसिया हुआ, मसनवी हुआ, रुबाई हुआ या क़ता हुआ, तो इन सब को हम लिखते किस फॉर्म में हैं, तो वो नज़्म की तरह ही लिखते हैं। किसी ख़ास मौजू पर अपने ख़यालात व अफ़कार को मुसलसल अशआर की सूरत में पेश करने को नज़्म कहा जाता है। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। जिस तरह आप देखेंगे कि गज़ल जो होता है वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसका हर शेर मुख्तलिफ होता है, जुदागाना होता है, यानी एक शेर में एक बात मुकम्मल कर दी जाएगी। लेकिन नज़्म जो होता है ये एक ही बात को एक ही टॉपिक में सारे नज़्म में उसी को बयान किया जाएगा। अगर एक नज़्म कोई टॉपिक होगा तो उन सब सारी लाइनों में उसी चीज़ से रिलेटेड बात कही जाएगी, लेकिन गज़ल जो होता है वो एक शेर में एक बात मुकम्मल कर दी जाती है। तो ये इस तरह नज़्म और गज़ल में फ़र्क होता है। उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है। तो उर्दू की पहली नज़्म है
चक्की नामा, जिसके खालिक यानी लिखने वाले दक्कन के मशहूर शायर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, ये इतना बड़ा सा नाम इनका है, तो इन्होंने उर्दू की पहली नज़्म को लिखी थी। लेकिन ये जो इतना बड़ा नाम है, लेकिन ये अपना तखल्लुस यानी जो तखल्लुस है ये इनका छोटा है, लेकिन ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज इनमें से कुछ भी अपना तखल्लुस यूज़ नहीं किया इन्होंने। इतना बड़ा नाम था फिर भी ये अपना बहुत ही छोटा नाम प्यारा सा शहबाज, इसका ये यूज़ करते थे शहबाज। क्या तखल्लुस है? तो ये जो चक्की नामा है इसको लिखने वाले अगर आपसे पूछा जाए शहबाज हैं तो हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि ये तखल्लुस अपना शहबाज ही यूज़ करते थे, लेकिन इनका नाम था ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। इसके बाद हम बात करते हैं जदीद उर्दू की पहली नज़्म। अगर आपसे एग्ज़ाम में उर्दू की पहली नज़्म पूछी जाए तो वो चक्की नामा है, लेकिन अगर लफ्ज़ जदीद लग जाए तो जदीद उर्दू की पहली नज़्म है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई शब-ए कद्र और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म बरखा रुत को कहा जाता है। यानी इन दोनों जो शब-ए कद्र और बरखा रुत है, इन दोनों को जदीद उर्दू की पहली नज़्म कहा जाता है। शब-ए कद्र को किसने लिखा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा, और बरखा रुत जो था इसको ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं नज़्म की किस्मों को, यानी नज़्म की कौन कौन सी किस्म होती हैं। तो इनकी टोटल 3 किस्म होती हैं। कौन कौन सी, इसको ऊपर करें फिर देखिए। सबसे पहले नंबर पर आता है पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? तो पाबंद नज़्म जिस नज़्म में रदीफ़ अब हम समझ गए ना क्या होता है, जिसमें लास्ट में जो वर्ड हो वो सेम हो। जैसे इकबाल का शेर था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं, तो और भी हैं इसी को तो हम रदीफ़ कहते हैं। और काफ़िया क्या होता है? जो रदीफ़ से पहले आता है, यानी जहाँ और क्या था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा, तो जहाँ और इम्तिहा काफ़िया कहलाएगा। और बहर के औज़ान की पाबंदी की गई हो उसे पाबंद नज़्म कहा जाता है। किसे कहा जाता है पाबंद नज़्म? जिसमें रदीफ़ हो, काफ़िया हो, बहर हो, ये सारी चीज़ें पाबंदी के साथ हों तो उसको पाबंद नज़्म कहते हैं। इसके बाद दूसरा है नज़्म मुअर्रा। तो नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे आप समझ गए ना, मिसरे लाइन को कहते हैं। तो तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िया की पाबंदी ना की गई हो। काफ़िया किसे कहते हैं? जो रदीफ़ से पहले आता है तो उसकी पाबंदी ना की गई हो तो उसे नज़्म मुअर्रा कहेंगे। इसके बाद तीसरा है आज़ाद नज़्म। तो आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की जाती हो और ना ही उसके तमाम मिसरे बराबर हो, यानी उसकी सारी लाइनें छोटी बड़ी हों, उसको हम क्या कहेंगे? आज़ाद नज़्म कहेंगे। उसमें कोई भी चीज़ सेम ना हो, ना ही काफ़िया हो और ना ही उसकी मिसरे भी बराबर हों, तो उसे हम आज़ाद नज़्म कहेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कसीदा किसे कहते हैं। तो कसीदा अरबी में दलदल या गाढ़े गोदे को कहते हैं। कहा जाता है कि चूँकि कसीदे में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सर्फ करके उसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कुछ उल्मा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है और कसद के जो माने होते हैं वो होता है इरादा करना। चूँकि इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेयर करता है, इसलिए इस सिन्फ़े शेर का नाम कसीदा पड़ा। इस्तिलाह में कसीदा उस सिन्फ़े नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दाह या मज़म्मत की जाए, यानी किसी की तारीफ़ बयान की जाए या किसी की बुराई बयान की जाए, तो उसको हम कसीदा कहते हैं। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, उसे मुतला कहते हैं। तो मुतला किसे कहते हैं ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं पहले ही। तो मुतला के लिए 3 चीज़ों का होना लाजमी होता है। क्या क्या? तो गज़ल का पहला शेर होना चाहिए, उसके साथ साथ हम काफ़िया और हम रदीफ़ भी होना चाहिए, उसी को हम मुतला बोलते हैं। बाकी अशआर के सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफ़िया होते हैं। कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मुतले भी होते हैं। गज़ल के बरअक्स ये ज़ायद मुतले उमूमन अशआर के बीच में आते हैं।
कसीदे में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं, यानी उसमें आप कितने शेर लिख सकते हैं इसकी कोई हद नहीं, आप कितने भी लिख सकते हैं, ये कोई एक मुकर्रर नहीं किया गया है। जिस तरह गज़ल के लिए कम से कम 5 शेर होने चाहिए और ज़्यादा की कोई कैद नहीं, उसी तरह कसीदे में कुछ भी चीज़ें मुकर्रर नहीं की गई हैं, आप कितने भी अशआर लिख सकते हैं। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, कसीदे में आमतौर पर मद्दाह या मज़म्मत, नसीहत व मौइज़त या मुख्तलिफ हालात व कैफियत वगैरह का बयान किया जाता है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है, तो वो कुली कुतुब शाह हैं, यानी कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए और यहाँ पर बाकायदा लग जाए, यानी उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है, ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए कि उसमें पूछा क्या गया है। अगर उर्दू का पहला कसीदा पूछा गया तो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर होंगे कुली कुतुब शाह, लेकिन अगर लफ्ज़ बाकायदा लग गया, यानी उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है, तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा हैं। इसके बाद हम जानते हैं कसीदा के अज्जा कितने होते हैं, तो इसके टोटल 5 अज्जा होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मद्दाह और चौथा है हुस्न तलब, पांचवा है दुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि कसीदा का सबसे अहम जुज़ कौन सा है, तो वो होगा तीसरे नंबर का मुद्दाह, यानी मुद्दाह जो है ये कसीदा का सबसे अहम जुज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो गज़ल है वो कसीदा से निकला, लेकिन कसीदा के किस जुज़ से निकला, तो वो होगा तशबीब, यानी ये तशबीब से ही गज़ल निकला। गज़ल जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो गज़ल कसीदा से लिया गया है, और कसीदा के पहला जुज़ जो तशबीब है, इसी से तशबीब से ही गज़ल बना। इसके बाद हम बात करते हैं मरसिया किसे कहते हैं। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके माने यानी रिसा के माने होता है रोना, मातम करना। इसलन मरसिया से मुराद ऐसी नज़्म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। लेकिन उर्दू में मरसिए का एक ख़ास मफ़हूम मुतय्यन हो गया है, यानी मरसिया सिर्फ़ उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और देगर शुहदाए करबला की शहादत का ज़िक्र किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है, यानी अगर इनके अलावा किसी और के ऊपर, अगर हम किसी और के मरने पर या किसी कोई जंग में शहीद हुआ उसके बारे में अगर हम कुछ लिखेंगे, कुछ रोने वाला चीज़ें जो बयान की जाएंगी, मातम होगा, रंज व गम का इजहार करेंगे, तो उसको हम शख्सी मरसिया बोलेंगे। मिसलन हाली का मरसियाए गालिब, यानी जो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, इन्होंने अपने उस्ताद के लिए मरसिया लिखा था। चूँकि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली शागिर्द थे और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उस्ताद थे, तो इन्होंने अपने उस्ताद के लिए मरसिया लिखा था। हाली ने लिखा था मरसियाए गालिब। और दूसरा है इकबाल का मरसियाए दाग, तो ये दाग दहलवी जो थे ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। इन्होंने इनसे जो लिया था वो डाक के जरिए इस्लाह लिया था, तो ये इनके उस्ताद थे दाग दहलवी, किसके? अल्लामा इकबाल के। तो इब्तिदा में मरसिए मुख्तसर लिखे जाते थे और इनके लिए कोई ख़ास शक्ल भी मुकर्रर नहीं थी। उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा यानी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। अब आप सदी निकालना सीख ही चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कब लिखा गया था। सबसे पहला मरसिया जो है ये 1503 में लिखा गया था और बताया जा रहा है ये 16वीं सदी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि 16वीं सदी कैसे होगा। तो 1501 से लेकर 1501, क्योंकि 1500 अगर 1500 होगा तो वो 15वीं सदी हो जाएगा, लेकिन 1501 लग गया तो ये हमारा 16वीं सदी में आ जाएगा। और 1599 तक इसके बीच में जितने भी लास्ट में डिजिट कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ये एक ध्यान रखिए और 99, तो इनके बीच जितने भी होंगे वो सब के सब कहाँ आएंगे, तो 1500। अब हमें यहाँ इसमें 15 में सिर्फ आगे के जो डिजिट होंगे इसी में एक जोड़ना होगा, लेकिन कैसे जोड़ना होगा इसका बहुत ध्यान रखिए। यानी 15 है तो 15 में एक जोड़ना है, लेकिन यहाँ एक के नीचे पर प्लस का निशान लगाना होगा और फिर 5 के नीचे एक लिखना होगा। यहाँ पर हम 15 लिखते हैं और हम इसको एक कैसे जोड़ेंगे, तो एक यहाँ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि यहाँ
पीछे लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 16, तो ये हमारा 16वीं सदी बन जाएगा। तो उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी, यानी सबसे पहले जो है मरसिया ही लिखा गया था, क्योंकि ये 16वीं सदी की बात है। और किसने लिखा था? तो अशरफ बयाबानी, यानी ये सबसे पहले मरसिया निगार हैं। तो उर्दू में सबसे पहले मरसिया अशरफ बयाबानी ने लिखा था। उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मरसिया, उर्दू का सबसे पहला मरसिया कौन है, तो वो नौसरहार है, जिसको 1503 ईस्वी में किसने लिखा था? अशरफ बयाबानी ने लिखा था। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? आशूरा लिखा था, को करार दिया जाता है। कहा जाता है कि सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिये के लिए मुसद्दस की हैत इस्तेमाल की। अब ये समझिए कि मुसद्दस क्या होता है। तो मुसद्दस कहते हैं 6 मिसरे के शेर को हम क्या कहेंगे? मुसद्दस यानी जिसमें 6 लाइन हो। कितनी? 1 2 3 4 5 6 हो गई ये 6। तो इस 6 लाइन से लिखी जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? मुसद्दस। और अगर 5 लाइन होगी, 1 लाइन इसमें से कम कर देंगे तो वो क्या, तब हम इसको क्या कहेंगे? अगर ये टोटल है तो ये हो गया मुसद्दस, लेकिन अगर हम इसमें से 1 इसको कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये 5 को हम बोलेंगे मुखम्मस, यानी खे होगा और अलग हो जाएगा, वो मुखम्मस और ये मुसद्दस। तो मुसद्दस हाली जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, जिसके जो शेर हैं वो जो अशआर हैं वो 6 लाइनों के हैं, 6 मिसरे हैं उसमें। और जो मुखम्मस की हयात में लिखा है, नज़्म लिखा है, और उसको लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी, तो वो मुखम्मस की हयात में लिखा है, और वो जो नज़्म है उसका नाम है रोटी नामा। इसके बाद हम बात करते हैं मीर ज़मीर की। तो मीर ज़मीर ने मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए जो हस्बे ज़ेल है। अब ये मैंने क्यों लिखा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किया, तो ये मीर ज़मीर थे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखाया हुआ है, जो मैंने बताया हुआ है, शायद एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाए कि ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने इन सब में ऐड किया है। तो मीर ज़मीर ने ही मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे जो हस्बे ज़ेल है, यानी जो मरसिया के अज्जा हैं वो 8 हैं, लेकिन ये इसको किसने मुतय्यन किया था, किसने बताया था, किसने माना था, तो वो मीर ज़मीर थे। तो मरसिया के अज्जा, अब हम बात करते हैं मरसिया के अज्जा के, तो ये कितने होते हैं? नंबर 1 पर आता है चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, 5वां है रुज्ज़ और 6ठा है जंग, 7वां है शहादत और 8वां और लास्ट है बैन। यानी बैन में जब शहीद हो जाता है, हीरो जो होता है उसकी शहादत हो जाती है, उसके बाद बैन करके जो मातम किया जाता है, तेज़ आवाज़ से जो रोया जाता है, उसी को बैन कहते हैं। तो ये मरसिया के टोटल 8 अज्जा होते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि असनाफ़ अदब, उसके अंदर नावल, गज़ल, खाका, मरसिया, कसीदा कितने भी हैं, 8 जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन आठों के बारे में जाना। अगर आपसे इनमें से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसे ही आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।